गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके पाठ्य पुस्तक से जब सिनेमा ने बोलना सीखा इस पाठ का अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं विषय परिचय। चलचित्र को मनोरंजन का विशेष साधन माना जाता है, तभी सभी वर्ग के लोग फिल्में देखना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि फिल्में देखना हमारे लिए एक तरह से कह सकते हैं कि मनोरंजन का साधन है और फिल्म जगत का मनुष्य पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। इसी आधार पर समाज में फैशन, रहन सहन, खान पान में निरंतर बदलाव आते रहते हैं। पर हमें किसी भी अच्छी बुरी चीज़ को सोच समझ कर अनुकरण करना चाहिए, क्योंकि अंधाधुंध अनुकरण की गई बातें कई बार हमें हानि भी पहुंचाता है। तो बच्चों, लेखक के कहने का तात्पर्य है कि हमें आंख बंद करके अनुकरण नहीं करना चाहिए। अनुकरण मीन्स एक तरह से हो गया नकल करना। और जो फिल्में बनती है बच्चों, वो समाज पर ही आधारित होती है। कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से समाज के लोगों और समाज के घटनाओं पर ही आधारित होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं पाठ का सारांश। जब सिनेमा ने बोलना सीखा श्री प्रदीप तिवारी द्वारा लिखित यह श्रेष्ठ निबंध है। इस निबंध में भारतीय सिनेमा जगत में आए महत्वपूर्ण बदलाव को रेखांकित किया गया है। 14 मार्च 1931 का दिन भारतीय सिनेमा के इतिहास का सबसे बड़ा और चमत्कारी दिन माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन भारतीय सिनेमा ने बोलना सीखा। बोलना सीखा से तात्पर्य बच्चों कि इसके पहले जो भी फिल्में बनती थी उसमें आवाज़ नहीं हुआ करती थी, मूक फिल्में हुआ करती थी। पर 14 मार्च 1931 को जो सिनेमा बना उसमें बिल्कुल जितने भी पात्र थे सभी पात्र आपस में बातचीत करते हुए सुनाई देने लगे। इसी दिन सवाक फिल्मों का नया युग प्रारंभ। सवाक मतलब आवाज़ के साथ। पहली सवाक फिल्म का नाम था आलम आरा। ठीक बच्चों, 14 मार्च 1931 को भारतीय सिनेमा का इतिहास का सबसे बड़ा दिन था। क्यों? क्योंकि इसी दिन पहली बोलती फिल्म आलम आरा प्रकाशित हुई थी। इसे बनाने वाले निर्देशक का नाम अर्देशीर एम ईरानी था। उन्होंने सन 1929 में हॉलीवुड की एक सवाक फिल्म शोबोर देखी, जो उनकी प्रेरणा बन गई। उन्होंने शोबोर से प्रेरणा ली और भारत में भी सवाक फिल्म बनाने का निश्चय किया। उन्होंने फारसी रंगमंच के नाटक के आधार पर फिल्म की पटकथा बनाई और कई गाने ज्यों के त्यों रखे। इस फिल्म में कोई संगीतकार न होने से उन्होंने उसकी धुनें स्वयं बनाई। संगीत हेतु तबला, हारमोनियम और वायलिन और भी कई तरीके के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया। तो बच्चों, इस तरह से अर्देशीर एम ईरानी जो हॉलीवुड की एक मूवी देखकर उससे प्रेरित हुए और हिंदुस्तान में, भारत में भी बोलती फिल्म बनाने का निश्चय किया। इन तीनों वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया। W.M. खान इसके पहले पार्श्व गायक मतलब जो पर्दे के पीछे से गाता हो। जैसे आपने देखा होगा कि जितने भी कलाकार हैं, फिल्मों में काम करने वाले लोग, वो सिर्फ अपने ओठों को अपने मतलब उसमें हरकत करते हैं, पर गाने वाला पीछे से होता है। इसे कहते हैं पार्श्व गायक। इनके द्वारा गाया गया पहला गाना दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, गर तेरे देने की ताकत है। कहने का तात्पर्य कि अगर आप में कुछ देने की ताकत है तो ईश्वर के नाम पर, खुदा के नाम पर दे दो। पहले सारी फिल्मों की शूटिंग दिन में होती थी, लेकिन इसकी शूटिंग रात में हुई, जिससे कृत्रिम मतलब बनावटी प्रकाश, जो लाइट्स वगैरह की व्यवस्था की गई। आगे चलकर यह फिल्म दुनिया का जरूरी हिस्सा बन गई। आलम आरा के कारण ही भविष्य में फिल्म जगत में नए स्टार व कई तकनीशियन भी आए। अर्देशीर की कंपनी ने 150 से अधिक मूक और 100 से अधिक सवाक फिल्में बनाई। जो अर्देशीर एम ईरानी थे, लगभग 150 से अधिक मूक फिल्में जिसमें आवाज़ नहीं हुआ करती थी और लगभग 100 से पार सवाक फिल्में मतलब आवाज़ के साथ। आलम आरा फिल्म में उस समय के मशहूर अभिनेता विट्ठल और अभिनेत्री जुबैदा ने काम किया। यह अरेबियन नाइट्स के आधार पर मौज मस्ती वाली फिल्म थी। विट्ठल को उर्दू बोलने में काफ़ी परेशानी आती थी, इसलिए इन्हें हटाकर महबूब को नायक के रूप में चुना। पर क्या हुआ बच्चों, विट्ठल ने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। मुकदमे में उनकी जीत हुई
और वह पुनः उस फिल्म के अभिनेता के रूप में चुने गए। इससे विट्ठल की लोकप्रियता और भी बढ़ गई। उन्होंने लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में काम किया। उस समय के मशहूर अभिनेता विट्ठल और अभिनेत्री जुबैदा ने आलम आरा फिल्म में काम किया और आलम आरा फिल्म अपने ज़माने की बहुत ही मशहूर फिल्म हुआ करती थी। इनके अलावा इस फिल्म में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश शेट्टी जैसे अभिनेताओं ने भी काम किया। 14 मार्च 1931, 14 मार्च 1931 को यह फिल्म मुंबई मजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। 8 सप्ताह तक हाउसफुल चला। 10,000 फुट लंबी रील यह फिल्म 4 महीनों में तैयार हुई। लोगों के लिए ये एक नया अनुभव थी। जाहिर सी बात है बच्चों कि मुद्दतों से आप ऐसी फिल्में देखते आए हो जिसमें कोई आवाज़ नहीं है, सिर्फ उसमें लोगों को दिखाया जाता है, आवाज़ कुछ नहीं है, बात तो करते हैं पर उसकी आवाज़ नहीं आती है। पर अचानक से अगर किसी तरह से कुछ ऐसा हो जाए जिसकी हम कल्पना ना कर सकें, तो हमारे लिए एक नया अनुभव ही होगा। सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, फारसी रंगमंच के नाटकों व अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। सवाक फिल्मों के शुरुआत में 25 वर्ष पूरे होने पर इसके निर्माता निर्देशक अर्देशीर को सम्मानित किया गया। उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता भी कहा जाता है, मतलब भारतीय बोलती फिल्म का पिता, क्योंकि सबसे पहले बोलती फिल्म बनाने की शुरुआत जो है अर्देशीर एम ईरानी ने ही किया था। उन्होंने बड़े विनम्रता से कहा कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की आवश्यकता नहीं, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का एक ज़रूरी योगदान दिया। तो बच्चों, ये होती है पहचान ऐसे व्यक्ति क्योंकि जो अपने हर कर्म के माध्यम से देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो उन्होंने खिताब लेने से पहले कहा कि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, मैंने अपने मतलब देश का नागरिक होने के नाते मेरा जो देश के प्रति कर्तव्य था, जो काम था, मैंने उसका जो थोड़ा हिस्सा था उसको पूरा किया। जब सिनेमा ने बोलना सीख लिया तो सिनेमा में काम करने वाले अभिनेता अभिनेत्रियों को पढ़ा लिखा होना जरूरी हो गया। पहले कहते कि पढ़े लिखे ना होने पर भी फिल्मों में जो अभिनेता यानी कह सकते हैं कलाकार काम करते थे, पर जैसे ही बोलती फिल्म का निर्माण शुरू हुआ तो पढ़ा लिखा होना ज़रूरी था। अब अभिनय के साथ साथ संवाद भी बोलना पड़ता था, एक्टिंग के साथ साथ संवाद भी बोलना पड़ता था, इसलिए गायन प्रतिभा को ही महत्व दिया जाने लगा। सवाक फिल्मों में उर्दू व हिंदी दोनों भाषाओं को बढ़ावा मिला। सिनेमा में दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब अब बेहतर ढंग से प्रस्तुत किया जाने लगा। मतलब जो भी फिल्मों के डायरेक्टर हुआ करते थे, उन्होंने क्या किया कि समाज पर आधारित, मतलब जो कुछ वो समाज में देखते थे उन्हीं को समाज का एक सजीव चित्र खींचकर फिल्मों में उतार देते थे। कहने का तात्पर्य समाज पर आधारित फिल्में। लोगों की रुचि फिल्मों में बढ़ गई और जाहिर सी बात है जो हमारे जीवन से, हमारे समाज से, हमारे अपनों से जुड़ी हुई बातें हो, फिल्में हो, तो उनको देखने में जो हमारी रुचि है वो काफ़ी बढ़ जाती है। फिल्मों का असर उनकी आम जिंदगी पर दिखाई देने लगा। कुछ ऐसी फिल्म हुआ करती थी जिसमें काल्पनिक समाज की व्यवस्था होती थी, जिसको देखने के बाद जो लोग थे उनकी ज़िंदगी पर उन फिल्मों का असर दिखाई देने लगा। लोग वैसे ही अपना रहन सहन फैशन भी करने लगे। आज भी बच्चों देखेंगे जो फिल्म अभिनेता है जिस तरह से फैशन वो करते हैं, चाहे हेयर स्टाइल हो, चाहे कपड़ों का स्टाइल हो, तो देखने वाले लोग भी उस तरह का जो फैशन है उसको फॉलो करते हैं। तो इस तरह से फिल्मों का समाज पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है। माधुरी फिल्म की नायिका सुलोचना का हेयर स्टाइल खूब लोकप्रिय हुआ। औरतें अपने बालों की केश सज्जा सुलोचना की तरह करती थी। आदमी की बात छोड़ दो, औरतें भी। सवाक फिल्में भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा, पश्चिम एशिया में खूब पसंद की गई। भारतीय सिनेमा के जगत फाल्के भारतीय सिनेमा जगत के जनक फाल्के और सवाक फिल्मों के जनक अर्देशीर एम ईरानी। सिनेमा जगत के सवाक फिल्मों के जनक अर्देशीर की उपलब्धि का सम्मान किया और यहीं से सवाक फिल्मों का एक नया दौर शुरू हुआ। कब बच्चों? 1931, 1931। ठीक है बच्चों, तो यह रहा पाठ का सारांश। अब आइए देखते हैं लेखक के बारे में, उनका जीवन परिचय।
देश प्रेम और देशभक्ति से उत्पन्न भावनाओं को सुंदर शब्दों में पिरोकर जन जन तक पहुंचाने वाले कवि प्रदीप का जन्म 6 फरवरी 1915 को उज्जैन के बड़नगढ़ कस्बे नामक कस्बे में हुआ था। इनका वास्तविक नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी था। इनको बचपन से हिंदी कविता लिखने में रुचि थी। इन्होंने 1939 में लखनऊ विश्वविद्यालय में स्नातक की उपाधि प्राप्त की, यानी वहाँ तक की पढ़ाई करने के पश्चात शिक्षक बनने का प्रयत्न किया, लेकिन उसी समय उन्हें मुंबई में हो रहे एक कवि सम्मेलन का निमंत्रण भी मिला। अध्यापक के लिए, शिक्षक के लिए वो प्रयास करने लगे कि उनकी कहीं नियुक्ति हो जाए, पर उसी समय उनको एक मुंबई से एक पत्र आया कवि सम्मेलन का, उनमें उनको इनवाइट किया गया। उन्हें सिने जगत का गीत गाकर, और जो कवि सम्मेलन हुआ जब वहाँ पे गए तो सिनेमा जगत का वो गीतकार बन गए। बनना था उनको, टीचर बन गए गीतकार, संगीतकार। कवि प्रदीप जी इस गीत से भला कौन भारतवासी परिचित नहीं होगा। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। यह देशभक्ति गीत कवि प्रदीप ने स्वयं रचा था, जो 1962 के चीन आक्रमण के समय मारे गए भारतीय सैनिकों को समर्पित था। कवि प्रदीप को अनेकों सम्मान से सम्मानित किया गया। 1961 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा उन्हें महत्वपूर्ण गीतकार घोषित किया गया। ये पुरस्कार उन्हें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया। 1998 में इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सादा जीवन उच्च विचार के धनी प्रदीप की मृत्यु, इनका स्वर्गवास 11 दिसंबर 1998 में हुई। तो इस तरह से इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा बच्चों का 11 दिसंबर 1998 98 में। ठीक है बच्चों, शब्दार्थ है, इसको आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। कद्र करना मतलब अहमियत देना। प्रतिबिंब का अर्थ है परछाई। हेयर स्टाइल, बालों को संवारने का तरीका। जनक यानी पिता, फादर। उपलब्धि, विशेष देन। पारिश्रमिक का अर्थ है काम के बदले मिला धन। स्टंटमैन, करतब दिखाने वाले। करार, घोषित। किताब, उपाधि। प्रतिभा का अर्थ है योग्यता। सजीव, जीते जागते। मूक यानी गूंगी, जिसमें आवाज़ न हो। इंटरव्यू, साक्षात्कार। कृत्रिम, बनावटी। फैंटेसी, मौज मस्ती। तो आइए देखते बच्चों अभ्यास के प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है कि जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उनके पोस्टरों पर कौन से वाक्य छापे गए थे? उस फिल्म में कितने चेहरे थे? स्पष्ट कीजिए। तो आप लिखेंगे कि जब पहले बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उनके पोस्टरों पर लिखा था कि वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। इस फिल्म में नायिका जुबैदा थी और नायक विट्ठल। इसके अतिरिक्त सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश शेट्टी जैसे अभिनेता भी शामिल थे। ठीक है बच्चों। देखिए प्रश्न नंबर 2। पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अर्देशीर इमरानी को प्रेरणा कहाँ से मिली? इन्होंने आलम-आरा फिल्म के लिए आधार कहाँ से लिया? विचार व्यक्त कीजिए। तो आप लिखेंगे कि पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अर्देशीर ईरानी को प्रेरणा सन 1929 में हॉलीवुड की बोलती फिल्म शो बोट से मिली। इसके लिए उन्होंने फारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक से आधार लिया, क्योंकि इसी आधार पर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा रची थी, कहानी रची थी। प्रश्न नंबर 3। विट्ठल द्वारा चयन आलम-आरा फिल्म के नायक के रूप में हुआ, लेकिन उन्हें हटाया क्यों गया? विट्ठल ने पुनः नायक होने के लिए क्या किया? विचार प्रकट कीजिए। तो बच्चों आप लिखेंगे विट्ठल का चयन आलम-आरा फिल्म के नायक के रूप में हुआ, अभिनेता के रूप में हुआ था, लेकिन उर्दू बोलने में उन्हें कठिनाई होती थी। उस समय संवाद उर्दू हिंदी शब्दों में लिखे जाते थे। उर्दू न बोल सकने के कारण विट्ठल को फिल्म से हटाया गया और उनकी जगह महबूब को नायक के रूप में जगह दे देगी। विट्ठल ने पुनः नायक होने के लिए मुकदमा कर दिया। मोहम्मद अली जिन्ना ने मुकदमा लड़कर उन्हें विजयी बनाया और अनंतो गत्वा मतलब उसके बाद विट्ठल रोशन आरा बोलती फिल्म के लिए फिर से नायक बन गए। ठीक है बच्चों। आइए देखते हैं आखिरी प्रश्न। पहली सवाल, फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशीर को जब सम्मानित किया गया तो सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा?
अर्धशीर ने क्या कहा और इस प्रसंग में लेखक ने क्या टिप्पणी की लिखी है। तो आप लिखेंगे पहली सवाक फिल्म में रोशन आरा यानी कि निर्माता अर्धशीर में रानी सन रोशन आरा यानी आलम आरा 1956 में जब सम्मानित किया गया 1956 में, तो उन्होंने भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया। अर्धशीर ने कहा था कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से के ज़रूरी योगदान दिया है। इस संबंध में लेखक ने अर्धशीर की विनम्रता की सराहना की और उनकी खूब प्रशंसा की। तो बच्चों ये रहा जब सिनेमा ने बोलना सीखा इस पाठ का सारांश, शब्दार्थ और अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।